Earth's Last Days, The Invasion। अध्याय 56 अयोग्य सह पायलट। अगली सुबह की बात है। मेरिक शटल को बी में लेकर खड़ा था और अपने सह पायलट और फ्लीट कमांडर वोरिक का इंतजार कर रहा था। शटल को चालू करने की तैयारियों के दौरान मेरिक को एक ऐसा जासूसी उपकरण मिला जो पिछली सुबह वहां नहीं था। कमांडर वोरिक सबसे पहले पहुंचे। जैसे ही वोरिक शटल में दाखिल हुए, उनके कुछ कहने से पहले ही मेरिक ने औपचारिक रूप से अपने वरिष्ठ अधिकारी का अभिवादन किया और फिर झट से जासूसी उपकरण की ओर इशारा किया। फ्लीट कमांडर वोरिक ने पायलट मेरिक के इशारे की ओर देखा और समझकर सिर हिलाया। तुम्हारा सह पायलट कहाँ है? उसने गुस्से में गुर्राते हुए पूछा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा हो। वह अभी तक नहीं पहुंचे हैं, महोदय, मेरिक ने औपचारिक रूप से कहा। फ्लीट कमांडर वोरिक ने शटल के दरवाजे से बाहर देखा और फिर सुनने वाले उपकरण पर नजर डाली। उसे यहां आने का आदेश था। परिषद के नेता तोष ने उसे यहां आने का आदेश दिया था। अगर वह अगले 10 मिनट में नहीं आया तो आदेश न मानने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया जाएगा। समय पर न आकर वह मेरे और परिषद के नेता तोष के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। वह गुर्राया। अपने नेता के आदेशों का उल्लंघन करना बुद्धिमानी नहीं है। मेरिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई जिसे वह रोक नहीं सका। वोरिक ने भी मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। 5 मिनट बाद सह पायलट रेन धीरे धीरे टहलते हुए अंदर आए। वे काफी समय ले रहे थे। मेरिक बिना कुछ कहे पायलट की सीट पर बैठ गया और उड़ान भरने की तैयारी करने लगा। जैसे ही शटल के दरवाजे बंद हुए, कमांडर वोरिक ने रेन को शटल की दीवार से सटा दिया। तुम किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करोगे। तुम अपनी ड्यूटी पर 1 सेकंड भी देर नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा, पदावनत करूंगा और जेल में डाल दूंगा। समझे? को-पायलट रेन, वोरिक फुफकारा। तुमने हमारे साथ आने का आदेश सुना था, उसने चिल्लाते हुए रेन की गर्दन और कस दी। ऑक्सीजन की कमी से को-पायलट का रंग अजीब सा हो रहा था। तुम्हारे इस अनादर के कारण तुम्हें पदावनत किया जाएगा, कोड़े लगवाए जाएंगे और जेल में डाल दिया जाएगा। तुम मेरे और काउंसिल लीडर तोष के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो। वोरिक जानता था कि वह अपनी बात दोहरा रहा है, लेकिन उसे एक अच्छा प्रदर्शन करना था। वोरिक ने रेन को गले से पकड़कर दीवार पर पटक दिया, फिर मुड़कर सह पायलट की सीट पर चला गया। रेन शटल के फर्श पर हंफता हुआ बैठा था। सह पायलट की गर्दन के आसपास पहले से ही चोट के निशान बन रहे थे। सर, मेरिक ने वोरिक से पूछा, बिना किसी की ओर देखे। क्या? वोरिक ने गुस्से से कहा, यह जताते हुए कि वह बहुत नाराज है। वह सुनने वाले उपकरण और जो भी सुन रहा था, उन सबके लिए नाटक कर रहा था। अगर को-पायलट रेन ज़ॉम्बीज़ की तलाश में डोम में जाने वाला है, तो क्या मुझे शटल के साथ ही रहना चाहिए, सर? मेरिक ने पूछा। वोरिक ने सुनने वाले उपकरण और खिड़की से बाहर देखा, मुख्य रूप से रेन की गतिविधियों का प्रतिबिंब देखने के लिए। वह आगे की ओर झुककर सुन रहा था, जो अपेक्षित था। हमने पिछली 2 खोजों में कोई ज़ॉम्बी नहीं पाया, लेकिन चूंकि ऐसी खबरें आई हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो। अगर ज़ॉम्बी हम पर हमला करते हैं तो मुझे एक सक्षम बैकअप की जरूरत है। दुर्भाग्य से तुम्हारा सह पायलट अक्षम है, वोरिक गुर्राया। जी सर, मेरिक ने औपचारिक रूप से उत्तर दिया। सतह तक की बाकी की उड़ान शांत रही, किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरिक और कमांडर वोरिक ने पूरी तरह से कवच पहन लिया और अपने हथियार कमर पर लटका लिए, मानो वे युद्ध में जा रहे हों। रेन ने कोई तैयारी नहीं की। तैयार होते ही वे अपनी खोज शुरू करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पहले की तरह ही काम किया, बस इस बार भौतिक साक्ष्य खोजने में उन्हें ज्यादा समय लगा। रेन कुछ बार इधर उधर भटक गया, लेकिन वोरिक ने उसे पकड़ लिया और खोज में मदद करने के लिए मजबूर किया। रेन को लगा कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बजाय वोरिक ने रेन से उसकी क्षमता से कहीं अधिक काम करवाया, उसे व्यस्त रखने की कोशिश की। सीमा की तलाशी के दौरान उन्हें 2 सीमा रक्षक प्लाज्मा ग्राउंडिंग दीवार के एक हिस्से की जांच करते हुए मिले। जब वे दोनों पहरेदारों के पास पहुंचे तो पहरेदारों ने ऊपर की ओर देखा और उन्हें पास आने का इशारा किया। गुंबद के एक पैनल पर एक बड़ा छेद था। किसी चीज ने अंदर घुसने के लिए उसे जबरदस्ती खोला था। मेरिक और वोरिक ने गुंबद में बने छेद के आसपास की जमीन का मुआयना किया और उन्हें कई पच्चन दिखाई दिए। दोनों ने तुरंत अपने ब्लास्टर निकाल लिए। यह देखकर गार्डों ने भी ऐसा ही किया। रेन के पास ब्लास्टर नहीं था क्योंकि उसे लगा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। यहां कई तरह के निशान हैं, गुंबद में या तो इंसान हैं या ज़ॉम्बी, वोरिक ने कहा। अपने आसपास नजर रखो। ज़ॉम्बी की गंध जहरीली होती है, उसने सलाह दी और अपने ब्लास्टर को ऊपर उठाते हुए इलाके का जायजा लिया। पटरियों पर नीचे की ओर देखते हुए वह उनका पीछा करता रहा। वे शहर से होते हुए गुंबद के दूसरी ओर जाती थीं और छोटी छोटी गलियों और घरों के बीच से गुजरती थीं। अंत में वे फुटपाथ पर आकर रुक गईं। अब कहाँ जाओगे, महोदय? एक गार्ड ने पूछा। वह तोष के आदमियों में से एक था। वोरिक को उस पर भरोसा नहीं था। वे यहां फुटपाथ पर गए हैं। तुम में से 2 लोग बाईं ओर जाओ और बाकी लोग दाईं ओर। फुटपाथ से उतरते हुए उनके पच्चनों को देखो, वोरिक ने आदेश दिया। वे अलग अलग दिशाओं में पक्की सड़क के दूसरी ओर पटरियों की तलाश में चले गए। उन्हें कोई पटरी ढूंढने में कुछ समय लगा, लेकिन जैसे ही उन्हें पटरी मिली, वे फिर से एक साथ आए और उनका पीछा करने लगे।
जैसे जैसे वे पटरियों का पीछा करते गए, ज़ोंबी की जहरीली गंध उनकी इंद्रियों को घेरती गई। रेन एक झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। जिस इमारत में वह छिपा था, उसके पीछे से कई ज़ोंबी निकले और सीधे उसकी ओर बढ़ने लगे। सब कुछ एक साथ घटित हुआ। सभी सीमा रक्षकों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, इस कोशिश में कि गोली नासम सह पायलट को न लगे, जो चीखता चिल्लाता और मुक्कों से लड़ता रहा। ज़ॉम्बीज़ ने उसे आसान निशाना समझकर उस पर झपट्टा मारा और उसकी बाहों से मांस के टुकड़े नोच डाले। पूरे इलाके में ब्लास्टर की गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही ज़ोंबी को गोली लगने से चीखें सुनाई दे रही थीं, रेन की दर्द भरी चीखें सब मिलकर एक ध्वनि बन गई थी। गर्दन पर निशाना लगाओ, मेरिक ने सीमा रक्षकों से चिल्लाकर कहा। यह रक्षकों की ज़ोंबी से पहली लड़ाई थी और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मारने का सबसे अच्छा तरीका उनके सिर काट देना है। वोरिक ने सटीक निशानेबाजी से एक के बाद एक कई ज़ोंबी के सिर काट दिए। सीमा रक्षकों को अपने बेड़े के कमांडर के कौशल की पहली झलक मिली। वह शांत भाव से सटीक निशाना लगा रहा था। हर ज़ोंबी के सिर को धड़ से अलग करने के लिए उसे 2 गोलियां चलानी पड़ी। एक एक करके ज़ोंबी गिरते चले गए। आखिरी शव के गिरते ही वोरिक और मेरिक ने शवों को घसीटकर एक ढेर में इकट्ठा कर दिया। वोरिक ने कहा, हमें इन्हें जलाना होगा। सीमा रक्षकों ने तुरंत सहायता की और जब सभी शवों का ढेर लग गया तो उन्होंने उसे आग लगा दी। वोरिक और मेरिक ने सह पायलट की ओर देखा। उसे उठाओ, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अभी, वोरिक चिल्लाया। डॉक्टर को उसके खून से जहर निकालना होगा, नहीं तो वह उन भयानक जीवों में से एक बन जाएगा। दोनों सीमा रक्षकों ने रेन को उठाया और उसे चिकित्सक के पास घसीट कर ले गए। वोरिक और मेरिक भी उनके पीछे पीछे आए। जब वे मेडिकल कक्ष में दाखिल हुए तो उन्हें रेन के खून में मौजूद विषाक्त पदार्थों की गंध पहले से ही महसूस हो रही थी। चिकित्सक को देखकर लग रहा था कि उसे रेन के साथ क्या करना है, यह समझ नहीं आ रहा था। वह बस घाव साफ करके पट्टी बांधना चाहता था। हालांकि वोरिक ने खून साफ होते देखा था और जानता था कि वे क्या इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वह जल्दी से चिकित्सक के पास से गुजरा, उपकरण उठाया, उसे सेट किया, फिर रेन की बाह में डालकर उसे चालू कर दिया। रेन दर्द से चीख उठा। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। चिकित्सक से स्कैनर छीनकर वोरिक ने रेन को स्कैन किया और छोटी स्क्रीन पर दिख रहे परिणामों पर पैनी नजर रखी। जहर की गंध धीरे धीरे कम होती गई और फिर गायब हो गई। वोरिक स्कैनर को देखता रहा। अंत में संतुष्टि के साथ वोरिक ने रेन की बाह से उपकरण निकाला और उसे बंद कर दिया। वोरिक ने चिकित्सक की ओर मुड़कर कहा, सबसे पहले आपको रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालना होगा, अन्यथा विषाक्त पदार्थ उन्हें ज़ोंबी में बदल देंगे और इससे बाकी सभी संक्रमित हो जाएंगे। उनका रक्त साफ होना चाहिए। अब आप उनके घाव का उपचार कर सकते हैं। ज़ोंबी हमले के समय रक्त को साफ करना ही सबसे पहला काम होता है। इसके अलावा किसी और चीज के लिए समय नहीं होता। वोरिक ने सीमा रक्षकों पर नजर डाली, जो उसे विस्मय से देख रहे थे। उसने पूछा, क्या आप में से किसी को खरोंच भी आई है, या आपके शरीर में या आपकी त्वचा पर ज़ोंबी का खून लगा है? जी नहीं, महोदय, एक गार्ड ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। हम इतनी दूर थे कि हमें चोट नहीं आई। केवल रेन ही घायल हुआ था। क्या लाशों को जलाने के लिए ढेर लगाते समय आप में से किसी के शरीर पर रेन का खून या ज़ोंबी का खून लगा था? वोरिक ने उनसे पूछा। खून जहरीला होता है। निरीक्षण के अंत में चिकित्सक ने गार्ड मेरिक और वोरिक की जांच की और उन्हें साफ किया। रेन ने वोरिक की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगली बार जब मैं तुम्हें आदेश दूं, तो तुम उसका पालन करोगे। अगर तुमने मेरा आदेश माना होता और पूरी तैयारी की होती, तो तुम्हें चोट नहीं लगती, वोरिक ने सीमा रक्षकों के सामने उस पर गुर्राते हुए कहा। अब उनके मन में अपने बेड़े के कमांडर के लिए एक नया सम्मान पैदा हो गया था। रेन ने असामान्य रूप से शर्म से नीचे की ओर देखा और वोरिक की ओर नहीं देखा। वे परिषद के नेता तोश के साथ आए थे, लेकिन उन्हें पता चल रहा था कि वोरिक तोश के अनुमान से कहीं अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। तोश के विपरीत, जो रेन को मरने देता, वोरिक ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अध्याय 57, निष्ठा में परिवर्तन। सीरन अपने छोटे से घर के दरवाजे पर खड़ा होकर चारों ओर नजर गड़ाए बैठा था। गुंबद में यह चर्चा चल रही थी कि सीमा रक्षकों ने फ्लीट कमांडर वोरिक के प्रति अचानक अपना रुख बदल लिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही वह घबरा गया। अगर परिषद के नेता तोश को गुंबद में रहने वाले उसके किसी वफादार से इसकी खबर मिल जाती, तो सीरन गुंबद को नष्ट करके वहां रहने वाले सभी लोगों को मार डालने से नहीं हिचकिचाता। सीरन को बस इतना पता था कि दिन में किसी समय कुछ ऐसा हुआ था जिसने सीमा रक्षकों के लिए सब कुछ बदल दिया था। उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था, उससे बेड़े के कमांडर के प्रति उनके मन में एक नया सम्मान पैदा हो गया था। इतना कि उन्होंने अपनी वफादारी भी बदल दी थी। सीरन को आश्चर्य हुआ कि इसमें इतना समय लग गया। यह तथ्य कि सभी जानते थे कि कमांडर वोरिक ग्रह के मनुष्यों के साथ साथ उनके जीवनसाथियों की भी रक्षा कर रहे थे, काफी होना चाहिए था। चूंकि उन्होंने ग्रह पर उनके हमले को रोका था, इसलिए उन सभी को अपने जीवनसाथियों को खोजने की उम्मीद जगी थी। यह निर्णय उनकी अपनी मरती हुई जाति को बचाने का निर्णायक कारक साबित हो सकता था। फिर परिषद का नेता तोश था, जो खुलेआम वैवाहिक बंधन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। यह बंधन उनकी जाति में दुर्लभ और पवित्र था। उनके ग्रह पर साथी न मिलने के कारण उनकी जाति विलुप्त हो रही थी।
नियति में न बंधे साथियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है। अधिकांश के संतान नहीं होती, और जिनके संतान होती है उन्हें दशकों लग जाते हैं। इसी कारण सीरन को आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग अब भी उसका अनुसरण कर रहे थे। अपने दरवाजे से निकलकर वह उस छोटे से बार की ओर चल पड़ा जो उन्होंने बनाया था। फ्लीट कमांडर वोरिक के साथ आए बेड़े के जवानों ने आम लोगों के इकट्ठा होने और आपस में बातचीत करने के लिए एक बार खोला था। सीरन को वहां जाना अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ बातचीत सुनने के लिए। इससे उसे गुंबद में चल रही घटनाओं की जानकारी मिलती रहती थी। उसे जानकारी के लिए किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उसे बस बैठकर अपनी ड्रिंक का आनंद लेना होता था और अपने आसपास की बातचीत सुननी होती थी। जानकारी अपने आप उसके पास पहुंच जाती थी। एक मेज पर बैठे हुए एक युवा वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए उनके पास आया। उसने एक बड़ा गिलास पेय मंगवाया और फिर उसके जाने के बाद अपना पेय लाने के लिए इंतजार किया। वह वहां मौजूद लोगों पर नजरें गड़ाए बैठा था और हर समूह की बात ध्यान से सुन रहा था। उसे केवल एक ही समूह ऐसा मिला जिसने उस घटना का जिक्र किया जिसने सीमा रक्षकों का रवैया बदल दिया था। चूंकि वह जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था, इसलिए उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उसने उसे बचा लिया। वह जानता था कि वह एक जासूस है और फिर भी उसने उसे बचा लिया, एक व्यक्ति कह रहा था। उसने उन ज़ॉम्बियों से ऐसे लड़ाई की जैसे वे कुछ भी नहीं थे। उसका एक भी निशाना नहीं चुका, दूसरे ने कहा। कमांडर वोरिक को सह पायलट को बचाने का तरीका कैसे पता चला? यहां तक कि चिकित्सक को भी नहीं पता था कि क्या करना है। सीरन की बातों को सुनकर उसे पता चला कि ज़ॉम्बी का शिकार करने के बहाने असल में कुछ ज़ॉम्बी गुंबद के अंदर घुस आए थे। उन्होंने सुरक्षा दीवार में एक दरार ढूंढ ली थी और बेड़े के कमांडर वोरिक सीमा रक्षकों को साथ लेकर उनके पीछे पीछे गए थे। एक ज़ॉम्बी ने सह पायलट पर हमला कर दिया, जिसने युद्ध कवच पहनने और हथियार लाने के आदेश नहीं माने थे। कमांडर वोरिक के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण वह बाल बाल बचा। परिषद के नेता के प्रति सह पायलट की वफादारी के बावजूद कमांडर वोरिक ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सीरन ने यह भी सुना कि रेन को बचाने के बाद उसने यह सुनिश्चित किया कि झड़प में शामिल अन्य लोगों के शरीर पर खून या जहर न लगे हों। वह नहीं चाहता था कि उन्हें संक्रमण हो। वोरिक ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि किसी और को चोट न लगे। उसने चिकित्सक को यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई घायल हो जाए या ज़ॉम्बी के जहर से संक्रमित हो जाए तो क्या करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गार्ड और सह पायलट सभी परिषद नेता तोष के आदमी थे, उसने यह सुनिश्चित करना चुना कि वे सभी सुरक्षित रहें। उस छोटे से प्रतिष्ठान में मौजूद विभिन्न समूह परिषद के नेता के बारे में फुसफुसाते हुए चर्चा कर रहे थे। वे सभी चाहते थे कि उनके लोगों का नेतृत्व तोष के बजाय फ्लीट कमांडर वोरिक करे। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि कमांडर वोरिक जनता की परवाह करते हैं, जबकि परिषद के नेता तोष केवल उन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। अपना ध्यान अगली मेज की ओर मोड़ते हुए उसने वहां हो रही बातचीत को ध्यान से सुना। वेटर पहले ही उसका पेय ला चुका था। उसने चुपचाप उसे पिया और लड़की के उससे छेड़छाड़ करने के प्रयास को अनसुना कर दिया। उसने उसे हाथ से इशारा करके दूर कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उसकी साथी नहीं थी। उसे उसमें कोई रुचि नहीं थी। उसके आसपास हो रही बातचीत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। कहते हैं कि जिन लड़कियों का आपस में रिश्ता बना, वे सब गर्भवती हो गईं। कमांडर वोरिक की साथी भी। मुझे भी एक साथी चाहिए और मुझे परवाह नहीं कि वो इंसान हो या नहीं। मुझे तो बस एक परिवार चाहिए। वो जोड़े खुश थे। वे सचमुच एक दूसरे से प्यार करते थे, एक आवाज बोली। उस आखिरी कथन में कई बातों पर सहमति थी। सीरन भी जीवन साथी चाहता था। उसने गुप्त शहर में सभी सुखी जोड़ों को देखा था। वह भी उनके जैसा सुख पाना चाहता था। पूरे दिल से उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे भी वह मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि छिपा हुआ शहर सुरक्षित है? दूसरे ने पूछा। क्या वे तोष द्वारा उन सभी को मारने के प्रयास से बच सकते थे? सीरन को एहसास हुआ कि गुंबद में रहने वाले लोगों को सुरंगों के रासायनिक रूप से जलने की असली वजह का पता था। वे अच्छी तरह जानते थे कि असल में क्या हो रहा था। तोष ने भले ही अपने कारणों को छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन जलने की असली वजह सभी को स्पष्ट थी। यह विडंबनापूर्ण होगा यदि तोष को उसकी साथी मिल जाए और वह उसे चाहे, लेकिन वह उसे न चाहे, दूसरे ने कहा। इंसानों के प्रति उसके इस कृत्य का परिणाम उसे एक दिन भुगतना ही पड़ेगा, एक आवाज ने धीरे से कहा। फिर समूह ने यह सुनिश्चित करने के लिए बार में चारों ओर देखा कि किसी ने सुना तो नहीं। समूह में से एक व्यक्ति ने सीरन की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वे सभी जानते थे कि वह परिषद के नेता के साथ इस ग्रह पर आया था। उन्हें लगता था कि वह अब भी उसके प्रति वफादार है। सीरन मुस्कुराया और अपना गिलास उठाकर दूसरे समूह की ओर मुड़ गया, उन्हें अनदेखा करते हुए। हर समूह या तो कमांडर वोरिक, परिषद नेता तोष, या इस उम्मीद के बारे में बात कर रहा था कि रासायनिक विस्फोट के बाद मनुष्य बच गए होंगे। एक परछाई गुजरी और फिर कोई सीरन की मेज पर बैठ गया। दूसरे व्यक्ति के कुछ बोलने से पहले ही सीरन ने बोलना शुरू कर दिया। कितने लोगों ने कमांडर वोरिक के प्रति अपनी वफादारी बदल ली है? उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। सबको पता था कि सीरन तोष के साथ इस ग्रह पर आया था। सब मानते थे कि वह अभी भी उनके नेता के प्रति वफादार है। क्या तुम हमारी शिकायत करोगे? उस आदमी ने घबराकर पूछा।
उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, सीरन ने उसे साफ साफ कहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बार में ऐसे लोग हैं जो अभी भी तोश के प्रति वफादार हैं? उस आदमी ने फिर से घूंट भरा। वह स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देना चाहता था। सीरन ने आह भरी। मैं कमांडर वोरिक के प्रति वफादार हूं, तोश के प्रति नहीं। तोश ने दर्जनों गर्भवती महिलाओं की हत्या करने की कोशिश की। वह हर जोड़े को मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि हम अपनी नस्ल को दूषित कर रहे हैं। मुझे एक साथी चाहिए और मैं जानता हूं कि अगर वह जीवित है तो वह इंसान है। मैं अपनी स्थिति का उपयोग बची हुई मानव आबादी और उन जोड़ों को बचाने के लिए कर रहा हूं। उस आदमी के चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। वह इसे छिपा नहीं सका। हम सब कमांडर वोरिक के प्रति वफादार हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम पक्का कह रहे हो? सीरन ने पूछा। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति तोश के प्रति वफादार रहा तो इस बार में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। तोश खून का प्यासा है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि किसका खून बहेगा। मुझे पूरा यकीन है, उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं ओरिक हूं। शायद आपको हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। सीरन उठा और ओरिक के पीछे पीछे उसकी मेज तक गया। जैसे ही उसने कुर्सी खींची और बैठ गया, मेज पर बैठे सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। सब उसे ऐसे घूर रहे थे मानो वह दुश्मन हो। वह देख सकता था कि उनमें से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। यह अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि वे सभी कमांडर वोरिक के पक्ष में थे। चुप रहकर और दूसरों को बोलने देकर उसे एहसास हुआ कि ओरिक सही कह रहा था कि बार में मौजूद हर कोई तोश के खिलाफ था और वोरिक के प्रति वफादार था। तोश के प्रति कितने लोग अभी भी वफादार हैं? सीरन ने सावधानी बरतते हुए पूछा, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि बार में कोई जासूस बनकर काम कर रहा होगा। और कमांडर वोरिक के पायलट और सह पायलट का क्या हुआ? उसने पूछा। क्या उनमें से कोई तोश के लिए जासूसी कर रहा है? हम जानते हैं कि मेरिक वोरिक के पक्ष में है। रेन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। वह तोश के लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन आज के बाद शायद उसने अपना इरादा बदल लिया हो, ओरिक ने उससे कहा। हमें अभी तक यह पता नहीं चला है कि कौन अभी भी तोश के प्रति वफादार है। सुरंग शहर में रासायनिक विस्फोट के कारण कई लोग अब उसके प्रति वफादार नहीं रहे। वहां बहुत सी गर्भवती महिलाएं थीं। सीरन ने उन्हें यह सच नहीं बताया कि शहर अभी भी नीचे ही है और सभी लोग सुरक्षित हैं। वह किसी को भी यह बात पता चलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इससे बहुत से लोगों के लिए बुरा हो सकता था। बहुत सी जानें दांव पर लगी थीं। वह खुश था कि उसे एक ऐसा समूह मिल गया जो उस व्यक्ति के प्रति वफादार था जो वास्तव में वफादार था। अध्याय 58 उल्लंघन बिंदु। वोरिक परिषद कक्ष की खिड़की पर खड़ा होकर नीचे नीले ग्रह को देख रहा था। उसे एलिस की बहुत याद आ रही थी। वह शुक्रगुजार था कि मेरिक ने आखिरकार उसे बताया कि उसकी साथी सुरक्षित है। अब एक चिंता कम हो गई थी। वोरिक इस बात से भी हैरान था कि मेरिक ने एक जॉम्बी महिला से संबंध बनाया था और चिकित्सक कॉल उसे ठीक करने में कामयाब रहा था। एलिस के जुड़वां बच्चों से गर्भवती होने का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। समय बीतने के साथ साथ उसे लगने लगा कि उसे काउंसिल लीडर तोश के बारे में कुछ करना ही होगा। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उन सभी जोड़ों और उनके अजन्मे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, जिनमें एलिस और उनके जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। यह बात अब और भी स्पष्ट होती जा रही थी कि सबको सुरक्षित रखने के लिए उसे अपने नेता को मारना ही पड़ेगा। प्रतिशोध से बचने का यही एकमात्र उपाय था। उसे नहीं पता था कि इस कोशिश में उसकी जान जाएगी या नहीं, लेकिन उसे कुछ तो करना ही था। अगर उसने कोशिश नहीं की तो उसे लग रहा था कि और भी लोग मारे जाएंगे। परिषद प्रमुख तोश ने उसे सीमा की दोबारा जांच करने के लिए सतह पर जाने का आदेश दिया। परिषद प्रमुख तोश को विश्वास नहीं था कि वे जॉम्बी से लड़ रहे हैं और उसने सह पायलट रेन से भी नहीं पूछा, जो उनमें से एक के हमले में घायल हो गया था और लगभग खुद भी जॉम्बी बन गया था। तोश बस वोरिक को व्यस्त रखने के लिए भेज रहा था। वोरिक को इसकी परवाह नहीं थी। किसी भी कीमत पर वह मुख्य जहाज से निकलकर सतह पर जाना चाहता था। वह एलिस से मिलने का रास्ता खोजना चाहता था। बहुत समय बीत चुका था। गहरी सांस लेते हुए वह परिषद कक्ष से बाहर निकलकर अपने जहाज की ओर चल पड़ा। उसने कल शाम को ही मेरिक को फोन करके बताया था कि आज उन्हें जल्दी उठना है। शटल बे में प्रवेश करते ही उसने पायलट मेरिक और उसकी शटल को तुरंत खोज निकाला। उसे वह जल्दी ही मिल गया। सह पायलट रेन उसके बगल में खड़ा था और वोरिक के आने का इंतजार कर रहा था। रेन के घायल हाथ पर प्लास्टर जैसा एक उपकरण लगा हुआ था ताकि उसकी चोटें ठीक हो सकें और वह अपना कर्तव्य निभा सके। परिषद के नेता तोश को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सह पायलट पिछले दिन घायल हो गया था, जब तक कि वह अपना काम कर सके। कमांडर वोरिक छोटे रैंप से होते हुए जहाज में चढ़ गए। मेरिक और रेन दोनों ने औपचारिक सम्मान का भाव दिखाया। मेरिक तो हमेशा ऐसा करते थे, लेकिन रेन के लिए यह नया अनुभव था। वोरिक सोचने लगे कि आखिर क्या बदल गया है। पायलट मेरिक और कोपायलट रेन को केवल सिर हिलाकर अभिवादन करते हुए वह अपनी सामान्य सीट पर चले गए। कोपायलट की सीट पर बैठने के बाद वोरिक ने खिड़की से बाहर देखा लेकिन मेरिक से बात की। हमें सीमा की जांच करनी होगी और पता लगाना होगा कि ज़ॉम्बी गुंबद को तोड़कर अंदर कैसे घुस आए। उन्हें ऐसा नहीं कर पाना चाहिए था।
जी सर, मेरिक ने औपचारिक लहजे में कहा और शटल को चालू कर दिया। वह सोच रहा था कि उसका साथी अंदर कैसे आ गया। वह जानता था कि उसे इसका पता लगाना ही होगा। जैसे ही वे सतह की ओर उतरने लगे, सह पायलट रेन ने पूछा, क्या मुझे आपके साथ चलना है, महोदय? उनका लहजा विनम्र और औपचारिक था। कमांडर वोरिक ने दांत पीसते हुए सह पायलट पर अपना गुस्सा काबू में रखने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, क्या तुम कल की चोटों के साथ अपना कर्तव्य निभा पाओगे? जी सर, उसने कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी की उड़ान में कोई और बात नहीं हुई। जब वे उतरे, तो कमांडर वोरिक ने अपना पूरा काला कवच पहन लिया और अपने हथियार बगल में रख लिए। वह हमेशा ज़ॉम्बी से दोबारा लड़ने की स्थिति के लिए तैयार रहते थे। जब वह जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि मेरिक और रेन दोनों उनके साथ थे और उन्होंने भी अपना अपना कवच पहन रखा था। मेरिक तो हमेशा पहनता था, लेकिन रेन पहली बार पहन रहा था। रेन ने पिछले दिन हुए हमले के बाद जाहिर तौर पर कुछ सबक सीखा था। वे सीधे सीमा की ओर बढ़े और चारों ओर से उसकी छानबीन की। कल ही दरार की मरम्मत कर दी गई थी। आज कोई दरार नहीं थी। कमांडर वोरिक एक गार्ड के पास रुके, जिसने तुरंत सम्मान का भाव दिखाया। उन्होंने कल ऐसा नहीं किया था। क्या ज़ॉम्बी को देखे जाने की कोई और घटना सामने आई है या इस बात का कोई सबूत मिला है कि वे गुंबद में घुस गए हैं? कमांडर वोरिक ने गार्ड से पूछा। जी नहीं, उसने औपचारिक लहजे में कहा। दरार की मरम्मत कर दी गई है। ऐसा लगता है कि उन्होंने प्लाज्मा गुंबद और सीमा दीवारों के बीच का संपर्क तोड़ दिया था। हमें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कौन सा पदार्थ प्लाज्मा अवरोध को निष्क्रिय कर सकता है, गार्ड ने आगे कहा। कमांडर वोरिक ने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ नहीं बोले। गार्ड धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। क्या दरार के बिंदु पर किसी प्रकार का कोई अवशेष था? वोरिक ने अंततः पूछा। यह सुनकर गार्ड हैरान रह गया। उसने कहा, हमने देखने की सोची ही नहीं थी, महोदय। हमने उल्लंघन बिंदु को चिन्हित कर लिया है। अगर हम उस निशान पर जाएं, तो अब हम वहां किसी भी प्रकार के बाहरी अवशेष की तलाश कर सकते हैं। कमांडर वोरिक ने सहमति में सिर हिलाया और दरार बिंदु की ओर चल दिए। मेरिक, चिकित्सक के पास जाओ और एक स्कैनर ले आओ, उन्होंने आदेश दिया। पायलट मेरिक तुरंत चिकित्सक की ओर दौड़ा और घरों के एक समूह के पीछे गायब हो गया। रेन चुपचाप देखता रहा और कुछ नहीं। कुछ ही देर बाद मेरिक एक मेडिकल स्कैनर लेकर लौटा। कमांडर वोरिक को स्कैनर सौंपने के बाद वोरिक ने स्कैनर को सबसे शक्तिशाली सेटिंग पर सेट किया और फिर धीरे धीरे प्लाज्मा डोम के दरार बिंदु को स्कैन किया। स्कैनर दरार के एक तरफ थोड़ी देर के लिए भिनभिनाया। वोरिक ने रीडिंग देखी। यह समझ में नहीं आता। वोरिक ने गहरी सांस ली। मेरिक आगे झुककर स्क्रीन की ओर देखने लगा। स्क्रीन पर दिख रहा था कि अवशेष प्लाज्मा है। सर, मेरिक ने पूछा, किसी ने गुंबद में तोड़फोड़ की है ना? किसी ने उन ज़ॉम्बियों को अंदर आने दिया है? ऐसा ही लगता है, वोरिक ने शांत भाव से कहा। फिर पहरेदारों की ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या दीवार टूटने से पहले इस इलाके के आसपास किसी के होने की कोई सूचना मिली थी? या क्या आपने कल दीवार टूटने वाली जगह के पास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था? एक पहरेदार ने घबराकर सांस ली। यह स्पष्ट था कि उसने कुछ देखा था। उसने रेन की ओर देखा, जो पहरेदारों की ओर नहीं बल्कि दरार की ओर देख रहा था। पहरेदार रेन के सामने बोलना नहीं चाहता था। वोरिक को यह बात समझ आ गई। सह पायलट रेन, स्कैनर को चिकित्सक के पास वापस ले जाओ। उन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। ज़ॉम्बी पर नजर रखना, अन्यथा तुम पर दोबारा हमला हो सकता है, वोरिक ने कहा। रेन ने स्कैनर लिया और आदेशों का उल्लंघन न करते हुए क्लिनिक की ओर दौड़ पड़ा। फिर वोरिक ने गार्ड की ओर मुड़कर कहा, वह चला गया है, अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है। जिसने भी उन्हें अंदर आने दिया, उसने हम सबको खतरे में डाल दिया है। गार्ड ने जल्दी जल्दी बोलते हुए इधर उधर नजरें घुमाईं ताकि कोई उसे सुन न ले। दरबार टूटने से 1 घंटा पहले इस जगह पर 2 लोग मौजूद थे। उनमें से एक काउंसिल लीडर तोश थे और दूसरे काउंसिलमैन जैक, जो तोश के खास आदमी थे। कमांडर वोरिक का चेहरा पीला पड़ गया। पहले उसने सुरंग में पानी भरकर शहर के सभी विवाहित जोड़ों को मार डाला, जिनमें से हर एक महिला गर्भवती थी, और अब वह ज़ॉम्बीज़ को गुंबद में घुसने दे रहा है। क्या वह हम सबको मारना चाहता है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने के बाद उसने गार्ड की ओर देखा। क्या आपके पास पुख्ता सबूत हैं? सबूत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। गार्ड ने सिर हिलाया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता से निराशा का भाव छा गया। मैं सार्वजनिक पूछताछ के लिए तैयार हूं। सत्य बताने वाले सीरम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यह तो व्यर्थ होगा, वोरिक ने कहना शुरू किया। हो सकता है आपने उन्हें दरार के पास देखा हो, लेकिन क्या आपने उन्हें ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने देते हुए देखा? जी नहीं, महोदय, गार्ड ने हार मानकर थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि वह दुविधा को समझ गया था। वोरिक ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुंबद और उसकी ग्राउंडिंग दीवार की निगरानी करने के अलावा और क्या करे। कम से कम 2-2 के समूह में सीमा की निगरानी करो। पूरी प्लाज्मा ग्राउंडिंग दीवार की निगरानी जारी रखो। अगर प्लाज्मा गुंबद या उसकी ग्राउंडिंग दीवार में कोई दरार जैसी चीज दिखे तो ज़ॉम्बी से सावधान रहो।
तुम कल वहां थे, इसलिए तुम्हें उनकी गंध का पता है। तुम्हें यह भी पता है कि उन्हें मारने के बाद उनके सिर काटने होते हैं, वोरिक ने आदेश दिया। यह एक सलाह से ज्यादा कुछ नहीं था। वे सब जानते थे कि ऐसा करना जरूरी है। वोरिक बस उन्हें याद दिला रहा था। गार्डों ने सम्मान का भाव दिखाया। जी साहब, कहकर उन्होंने उनके आदेश का जवाब दिया। कल की तुलना में उनके रवैये में आए इस बदलाव से वोरिक हैरान रह गया। सच तो यह है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके पीछे रेन पहले ही वापस लौट रहा था। मेरिक चुप रहा। उसके विचार उस लड़की पर केंद्रित थे जिसकी आंखें पन्ना जैसी हरी और बाल काले थे और जो सुरंगों में उसका इंतजार कर रही थी, और इस बात पर कि वह किसी तरह खुद ही सुरंगों में कैसे घुस गई। वह जानना चाहता था कि क्या परिषद के नेता तोष ने उसे अंदर आने दिया या वह खुद ही अंदर आ गई। चाहे जो भी हो, उसे यह पता लगाना जरूरी था कि वह गुंबद में कैसे दाखिल हुई। अगर उसे अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो गुंबद में आना जाना उतना आसान था जितना उसने और बाकी सबने सोचा भी नहीं था, जिससे यह खतरनाक हो जाता था। अगर एक ज़ॉम्बी बिना किसी की नजर में आए शहर में घुस गया, तो इसका मतलब था कि कई और भी ऐसा कर सकते थे। अध्याय 59, मेरिक की सुरंग यात्रा। लड़की अपनी चारपाई पर बैठी थी। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था ताकि कोई उसका चेहरा ठीक से न देख सके। उन्हें पता चल गया था कि वह शाकाहारी है। उसने शाकाहारी भोजन के अलावा सब कुछ त्याग दिया था। उसने किसी को भी उसे छूने या अपने कपड़े उतारकर नए कपड़े देने से मना कर दिया था। उसे अपने कपड़े बहुत पसंद थे। चिकित्सक कॉल लड़की की जांच करने गए। वे एलिस और लड़की की हर कुछ घंटों में जांच कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें से कोई भी विषाक्त पदार्थ से प्रभावित न हो। सभी जांचों के नतीजे सामान्य आए। उनके रक्त में विषाक्त पदार्थों का कोई प्रमाण नहीं मिला। एलिस के बच्चे भी स्वस्थ थे और उनकी जांच भी सामान्य पाई गई। जेमी बच्ची के पलंग के पास खड़ा था। वह अब भी उसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। वह जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। उसे पता था कि आखिरकार उसे याद आ ही जाएगा। यह एक पुरानी याद की तरह था जो उसके मन में खटक रही थी। जेमी के संचार लिंक में झंझनाहट हुई। मैं अपने दोस्त से मिलने आ रहा हूं। आंखों पर पट्टी बांध लेना। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम कहाँ हो। यह मेरिक की आवाज थी और वह तनाव में लग रहा था। जरूर, जेमी ने उससे कहा और शेरिक और जैक के साथ उसके पीछे पीछे निकल गया। मेरिक के लिए इस तरह यहां आना सुरक्षित नहीं है। अगर कोई उसे सुरंगों में जाते हुए देख ले तो क्या होगा? जैक ने पूछा। उसे आगंतुकों से नफरत थी। सुरंग के प्रवेश द्वार पर बहुत सारे लोग पहरा दे रहे थे। वह जानता था कि तोष के पास बहुत सारे जासूस हैं जो उनकी मौजूदगी की सूचना दे सकते हैं। एक आगंतुक के आने से उन सभी का पता चल सकता था और उन्हें मार डाला जा सकता था। इसीलिए तो वो आंखों पर पट्टी बांधना चाहता है, जेमी ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर उन्होंने उसे देख लिया तो वो किसी को भी यहां नीचे नहीं ला पाएगा। जेमी को कोई चिंता नहीं थी। उसे मेरिक पर पूरा भरोसा था और वो जानता था कि बिना किसी ठोस वजह के वो जोखिम नहीं उठाएगा। खतरे की वजह से तो वो अपनी साथी से मिलने भी नहीं आता। जरूर कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से उसे उससे मिलने आना पड़ा। जैक को अब भी यह पसंद नहीं था। बहुत से लोगों की जान दांव पर लगी थी। अगर किसी को पता चल गया कि वे सुरंगों में अभी भी जिंदा हैं, तो वे उन्हें खत्म करने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। उन्होंने मेरिक को सुरंगों के प्रवेश द्वार के अंदर पाया, जहां वह किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसके पास एक ब्लास्टर था और उसने पूरे शरीर को ढकने वाला कवच पहन रखा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। सब ठीक है ना, मेरिक? जेमी ने मेरिक के चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा। मेरिक ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वह जल्दी में था। प्लाज्मा डोम में सेंध लग गई थी। हमें ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ा। पता चला कि तोष और उसके खास आदमी जैक ने उन्हें अंदर आने दिया। मुझे यह जानना है कि मेरी साथी डोम में कैसे आई। मुझे यह जानना है कि किसी ने उसे अंदर आने दिया या वह खुद ही अंदर आ गई, मेरिक ने बताया। बिना कुछ और कहे शेरिक ने मेरिक की आंखों पर पट्टी बांध दी और वे उसे शहर में ले गए। उन्होंने तब तक पट्टी नहीं हटाई जब तक कि छिपे हुए शहर का दरवाजा बंद नहीं हो गया। जैसे ही शेरिक ने आंखों पर बंधी पट्टी हटाई, मेरिक सीधे अपनी साथी के पास गया। वह उसके करीब झुक गया और फुसफुसाते हुए बोला ताकि वह डर न जाए। वह अभी भी नाजुक और डरी हुई लग रही थी। मुझे यह जानना है कि तुम गुंबद के अंदर कैसे पहुंची, उसने उससे गंभीरता से पूछा। उसने कुछ नहीं कहा और न ही उसकी तरफ देखा। मुझे यह जानना है कि क्या किसी ने तुम्हें अंदर आने दिया? कोई घुसपैठ हुई थी और कोई घायल हो गया है। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम अंदर कैसे आईं? उसने फिर पूछा। वह उससे गिड़गिड़ाने ही वाला था। उसे जानना जरूरी था और वही एकमात्र व्यक्ति थी जो उसे बता सकती थी। उसकी साथी अभी भी चुप थी। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह जानती थी कि उसे पहचानने वाला इंसान अभी भी उसे देख रहा है, यह जानने की कोशिश कर रहा है कि वह कौन है। वह अभी भी नहीं चाहती थी कि उसे पता चले। वह तैयार नहीं थी। अपने साथी के चुप रहने पर उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम गुंबद के अंदर कैसे गए? उसकी साथी खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी।
ऐसा लग रहा था कि वह उसे यह दिखाने को तैयार थी कि वह गुंबद में कैसे पहुंची। मेरिक को राहत मिली। यह एक शुरुआत थी। हमें आंखों पर पट्टी बांधकर सुरंगों से गुजरना होगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। बाहर पहुंचने के बाद तुम मुझे रास्ता दिखा देना। ठीक है, मेरिक ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। वह उसके करीब आ गई ताकि वह उसे गोद में उठा सके। शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही शैडिक ने उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी, उन्हें सुरंग से होते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार तक ले गया और फिर उनकी पट्टियां हटा दी। बाहर मेरिक ने अपनी साथी को नीचे उतार दिया ताकि वह खुद चलकर उस जगह जा सके जहां वह गुंबद के अंदर गई थी। लड़की उसे दोनों घरों के बीच से गुजरते हुए एक रास्ते पर ले गई जहां उसने उसे पाया। सीरन ने अपना सिर बाहर निकाला। उसने पूछा, अगर कोई उसे देख ले तो क्या आपको किसी की मदद चाहिए? यह बहुत अच्छा होगा, मेरिक ने अपने कदमों की गति धीमी किए बिना उससे कहा। वह अभी भी अपने साथी के पीछे पीछे चल रहा था, जो गुंबद की सुरक्षा दीवार की ओर बढ़ रहा था। लड़की गुंबद की ग्राउंडिंग दीवार तक गई। दीवार पर पहुंचकर उसने अपने जूते से एक चांदी की छड़ी निकाली और उसे ग्राउंडिंग दीवार पर सरकाया। छड़ी आसानी से दीवार को पार कर गई। दीवार पार करने के बाद उसने उसे घुमाया ताकि पूरी छड़ी दीवार के समानांतर हो जाए। उसे ऊपर की ओर दबाने पर ऐसा लगा मानो उसने कोई कांच का पैनल खोल दिया हो। उसमें चांदी की छड़ी की लंबाई और उसकी पकड़ की ऊंचाई के बराबर एक छेद था, उसमें से निकलने के लिए एकदम सही आकार। लड़की द्वारा छड़ी को वापस बाहर निकालने के बाद प्लाज्मा फिर से गुंबद के आकार में आ गया और इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि प्लाज्मा गुंबद या ग्राउंडिंग दीवार कभी भंग हुई थी। मेरिक ने अपने कवच की एक तरफ की जेब से एक छोटा स्कैनर निकाला और उस क्षेत्र को स्कैन किया जहां उसने गुंबद का एक हिस्सा खोला था। कुछ नहीं, मेरिक ने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर सदमे के भाव साफ झलक रहे थे। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि गुंबद में कभी कोई सेंध लगाई गई थी। क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है? सीरन ने पूछा। उसे आभास हो गया था कि कुछ महत्वपूर्ण और संभावित रूप से खतरनाक घटित हो रहा है। मेरिक ने सीरन की ओर देखा। किसी कारणवश उसे उस पर भरोसा था। उसने एलिस, शहर या अपने साथी के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसे लगा कि इस मामले में भी वह उस पर भरोसा कर सकता है। हमारे पास यह मानने का कारण है कि तोश और उसके दाहिने हाथ जैक ने ही ज़ॉम्बीज़ को गुंबद में घुसने दिया। वही ज़ॉम्बीज़ जिन्होंने रेन को घायल किया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सीरन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, वह नहीं चाहता था कि कोई उसे सुन ले। किसी ने तोश और जैक को गुंबद के दरार बिंदु पर सीमा पर ज़ॉम्बी के हमले से 1 घंटे से भी कम समय पहले देखा था, मेरिक ने शांत भाव से कहा। हमें तुम्हें वापस सुरंग में ले जाना होगा, मेरिक ने अपने साथी से धीरे से कहा। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लड़की मुड़ी और बिना कुछ कहे सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। मेरिक और सीरन उसके पीछे पीछे गए। सुरंग तक पहुंचते ही मेरिक ने दरवाजा खोला और वे सब अंदर चले गए। उसने अपने संचार माध्यम से सबको बताया कि उन्हें 3 आंखों पर पट्टियां बांधनी होंगी। कुछ ही देर बाद जेमी और शैडिक उन्हें शहर तक ले गए। जब शैडिक ने उनकी आंखों से पट्टी हटाई तो जेमी ने कहा, क्या हो रहा है मेरिक? पहले तो तुम अपने साथी की जरूरत बताते हुए पूरी युद्ध सामग्री के साथ आए और फिर सीरन के साथ वापस आए। आखिर क्या चल रहा है? मेरी साथी खुद ही गुंबद के अंदर चली गई। उसने जिस तरह से ऐसा किया, उससे स्कैनर को कुछ भी पता नहीं चला, जो इस बात की ओर पुष्टि करता है कि तोश और जैक ने ही ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने दिया, मेरिक ने कहना शुरू किया। इससे क्या साबित होता है? शैडिक ने मेरिक को घूरते हुए और सीरन को गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। उसे सीरन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने बताया, जिस किसी ने भी गुंबद में दरार पैदा की और ज़ॉम्बीज़ को अंदर जाने दिया, उसने गुंबद को खोलने और दरार पैदा करने के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया। जब हमने स्कैनर से दरार की जांच की, तो उसमें विपरीत प्लाज्मा की थोड़ी मात्रा पाई गई। मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लाज्मा का विरोध? जेमी ने उलझन में पूछा। ये सभी शब्द उसके लिए नए थे। यह ऐसी तकनीक थी जिसे पृथ्वी ने अभी तक नहीं समझा था। अगर समझा भी था, तो सरकार ने इसे पूरी तरह गुप्त रखा था। यह एक चुंबक की तरह है। 2 चुंबक अपनी विपरीत ध्रुवता के कारण एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। प्लाज्मा भी ऐसा ही कर सकता है। जिस प्लाज्मा ने दरार को खोला, वह 2 चुंबकों के एक दूसरे को दूर धकेलने जैसा है, मेरिक ने समझाया। मेरिक की व्याख्या सुनने के बाद सीरन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? शैडिक ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। यह स्पष्ट था कि सीरन को कुछ महत्वपूर्ण बात समझ आ गई थी। कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं था। सीरन ने गहरी सांस ली। जिस प्लाज्मा की वह बात कर रहा है, वह केवल परिषद के नेता या बेड़े के कमांडर के लिए उपलब्ध है। अगर कोई सार्वजनिक रूप से तोश पर आरोप लगाता है, तो वह यह स्पष्ट कर देगा कि प्लाज्मा तक पहुंच रखने वाला वह अकेला नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि कोई फ्लीट कमांडर वोरिक को फंसाने की कोशिश कर सकता है? जेमी ने हैरानी से पूछा। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। यह उन सबके लिए बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक संभावना है, सीरन ने शांत भाव से कहा। मैंने अभी जो सुना है, उससे लगता है कि शायद शुरू से ही उसका यही लक्ष्य रहा होगा। अध्याय 60 रास्क का साथी। शटल सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा।
परिषद के नेता तोश ने उन्हें प्लाज्मा गुंबद के पास स्थित एक शहर की सुरंग प्रणाली की तलाशी लेने का आदेश दिया। इस शहर और गुंबद के बीच 2 शहर थे। जब पायलट ने शटल को लैंड कराया और शटल बे के दरवाजे खोले तो छोटी टीम शटल से बाहर निकल गई। उनके पास से हल्की हवा गुजरी। रास्क और वैन ने गहरी सांस ली, जहरीली गंध की तलाश में, लेकिन वहां कोई गंध नहीं थी। बाकी टीम संभावित खतरों से बेखबर बिना किसी हिचकिचाहट के सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। उन्हें कभी विश्वास ही नहीं था कि ज़ॉम्बी सचमुच मौजूद होते हैं। परिषद के नेता तोश ने उन्हें बताया था कि वोरिक ने यह सब मनगढ़ंत कहानी बनाई है और उसे झूठा कहा था। रास्क और वैन को बेहतर पता था। वे इतने ज़ॉम्बी से लड़ चुके थे कि उन्हें उनकी भयावहता का पूरा ज्ञान था। टीम के बाकी सदस्यों के विपरीत वैन और रश ने अपने ब्लास्टर के साथ साथ 2 बड़े-बड़े चाकू भी अपनी पीठ पर लाद रखे थे। उन्होंने पाया था कि अगर ज़ॉम्बी उन पर हमला करें तो उनके सिर काट कर ले जाना ज्यादा आसान होता है। यह उन्होंने जैक और शैडिक से सीखा था। टीम में 6 लोग थे। उनमें से 4 तोश के आदमी थे, बाकी 2 वैन और रास्क थे। आमतौर पर टीम में कम से कम एक महिला होती थी, लेकिन तोश का मानना था कि अगर उन्हें इंसान मिल गए तो वे मिशन में बाधा डालेंगे। उसका मानना था कि इंसान नरम पड़ जाएंगे और उनके बीच संभावित साथी होने की अफवाहें सुनकर वह उन्हें मारना नहीं चाहता था। उनकी टीम में केवल वैन और रास्क ही ऐसे थे जो काउंसिल लीडर तोश के पक्ष में 100% नहीं थे। बाकी सभी तोश के प्रति पूरी तरह वफादार थे, यहां तक कि उनके पायलट और सपायलट भी। रास्क ने इलाके का जायजा लिया, उम्मीद कर रहा था कि उन्हें कोई न मिले। वह जानता था कि अगर कोई मिल गया तो बाकी लोग उन सबको मार डालेंगे। इससे उसे और वैन को मजबूरन उन इंसानों को मारने से रोकना पड़ेगा जो उन्हें कहीं नजर आए। रास्क को नहीं पता था कि अगर सुरंगों में कोई इंसान छिपा हुआ मिला तो वह क्या करेगा। 4 के मुकाबले 2 की लड़ाई होगी, या अगर पायलट और को पायलट भी शामिल हो गए तो 6 के मुकाबले 2 की। उसे ये हालात बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लगभग यही उम्मीद थी कि ज़ॉम्बी उन पर हमला कर दें ताकि बाकी लोग देख सकें कि तोश उनसे झूठ बोल रही थी। सुरंग से गुजरते हुए सड़न की दुर्गंध हवा में फैली हुई थी। गंध का पीछा करते हुए उन्हें एक आदमी का सड़ा हुआ शव मिला जिसका सिर गायब था। सिर उस शरीर से कई फीट दूर पड़ा था जिससे वह कभी जुड़ा हुआ था। पानी के वाल्व के नीचे सड़ते गलते मानव अवशेष पड़े थे। यह संसाधनों को लेकर हुई लड़ाई रही होगी जिसमें वह व्यक्ति हार गया था। टीम सुरंग प्रणाली में एक संकरे रास्ते की ओर मुड़ गई जिसका व्यास मुख्य सुरंग की तुलना में काफी कम था और वह शव से दूर जा रही थी। मृत व्यक्ति के सड़ते शरीर की दुर्गंध के साथ विषों की तीव्र गंध सुरंगों में फैल गई। रास्क और वैन ने एक हाथ में अपने ब्लास्टर और दूसरे हाथ में अपनी एक माचटी, बड़ी छुरी, निकाल ली। यह कैसी गंध है, एक गार्ड ने कहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वैन और रास्क ने अपने हथियार निकाल लिए थे। रास्क तनाव में आ गया, जैसे ही ज़ॉम्बीज दिखाई दिए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। यह गंध ज़ॉम्बीज की है, रास्क ने सुरंग के अंधेरे में नजर घुमाते हुए कहा। इन्हें मारने के लिए इनके सिर काट दो। इन्हें तुम्हें खरोंच तक न लगाने दो। इनके खून को अपने ऊपर लगने से बचाओ, यह सब जहरीला है। क्या ये सच में है? मुझे लगा वोरिक ने ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई है, गार्ड ने अपना ब्लास्टर निकालते हुए पूछा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाकी तीनों ने भी ऐसा ही किया। 2 ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ते हुए आए। उनकी हरी आंखें करीब आती जा रही थीं। उनके होठों पर गहरे हरे रंग की लार लगी हुई थी। वे डरे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उन पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी चीज से भाग रहे थे। अचानक धातु के रगड़ने की आवाज सुनाई दी और फिर आगे से चीखने की आवाजें आईं। हवा में किसी चीज के उड़ने की सरसराहट सुनाई दी। दोनों ज़ॉम्बी में से दूर वाला आगे की ओर गिर पड़ा और सीमेंट के फर्श पर जा टकराया। उसकी पीठ में एक लंबा खंजर चुभा हुआ था। दूसरे ज़ॉम्बी ने अपने दोस्त को देखा और फिर अपने सामने खड़े समूह को। उसने अपने हरे रंग से सने दांत भींचे। एक और फुफकारने की आवाज आई और अचानक ज़ॉम्बी का सिर जमीन पर गिर पड़ा, उसके धड़ से हरा खून बहने लगा। एक अकेली आकृति उनके समूह के करीब आई और उन्हें घूरने लगी। वह एक युवती थी जिसके लंबे काले बाल और चमकीली पन्ना जैसी हरी आंखें थीं। उसने मरे हुए ज़ॉम्बी की पीठ से खंजर छीन लिया, फिर घातक ब्लेड को एक बड़ी चाप में घुमाकर उसका सिर काट दिया और लाश के कपड़ों पर खंजर को तेजी से साफ कर दिया। दूसरे हथियार की ओर बढ़ते हुए उसने स्तब्ध समूह को देखा और फिर उस कुल्हाड़ी को उठाया जिसे उसने दूसरे का सिर काटने के लिए फेंका था। लड़की ने चाकू को रखने से पहले ज़ॉम्बी के कपड़ों पर लगे चाकू को साफ करने के लिए रुक गई। वह भागने की मुद्रा में पीछे हटी और साथ ही समूह पर नजरें गड़ाए रही। रस्क को देखते ही वह अचानक रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वैन ने उन दोनों के बीच देखा। रास्क ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। वह मेरी साथी है, उसने शांत भाव से कहा। जो भी उस पर हमला करेगा मैं उसे मार डालूंगा। बाकी लोगों ने रास्क और उस अनजान लड़की के बीच देखा। उन्हें सच्चाई नजर आ रही थी। वे भी जोड़े में रहने वाली आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे। अब उन्होंने देख लिया कि तोश ने जो बताया था वह झूठ था। ज़ॉम्बी असली थे और उनके बीच का बंधन भी। अब इन दोनों बातों पर विवाद करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देख लिया था। वैन ने लड़की की ओर देखा।
लड़की के बाल काले घने थे और आंखें पन्ना जैसी हरी थीं। वह ठीक उसी लड़की को देख रहा था जिसका वर्णन मेरिक ने अपनी साथी के बारे में किया था। तुम्हारी कोई बहन तो नहीं होगी ना? वैन ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक ही पूछ रहा हो। सवाल का लड़की पर गहरा असर हुआ। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था और चेहरा पीला पड़ गया। मेरी बहन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसने गुस्से से कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद उसने सवाल को गलत समझा है। क्या तुम उससे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम उसे जानते हो या इसलिए कि तुम उसे चाहते हो? किसी तरह रास्क को उसकी आंखों में छिपे दर्द में उम्मीद की झलक दिखाई दी जब उसने सवाल पूछा। हमारी एक दोस्त की शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जिसका हुलिया बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, वैन ने उससे कहा। उसके कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या वह ठीक है? उसने धीमी आवाज में पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने से खुद को रोक रही हो। हाँ, वह ठीक है। वह एक ज़ॉम्बी थी, लेकिन हमारे एक चिकित्सक ने उसके खून से विषाक्त पदार्थों को साफ कर दिया, अब वह ठीक है, वैन ने उसे देखते हुए आगे कहा। रास्क कुछ नहीं कह सका। सभी लोग अपनी जगह पर जमकर देखते रहे जब वैन उस युवती से बात कर रहा था। वैन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उस लड़की से बात की। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? वैन ने उससे पूछा। उसने किसी को नहीं बताया है। और आंसू बहने लगे। उसका नाम एलिगा है। मेरा नाम निकी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम आपको उसके पास ले जा सकते हैं, वैन ने कहा, यह भूलकर कि तोश के 4 आदमी उनके साथ थे। क्या आप अकेली हैं? क्या आपके साथ और भी लोग हैं? उसने उससे पूछा। हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। मैं अकेली हूं। महीनों से किसी से नहीं मिली। आखिरी बार मैंने किसी को तब देखा था जब पानी के वाल्व पर उस आदमी की हत्या हुई थी। उस समूह में तुम्हारे जैसी एक महिला थी। मुझे लगता है मैंने उन्हें उसे शीला कहते सुना था, उसने वैन से कहा, फिर समूह के बाकी लोगों पर नजर डाली। उसकी नजर एक बार फिर रास्क पर आकर रुक गई। अंततः रास्क आगे बढ़ा और निकी के सामने रुक गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम रास्क है, यह मेरा दोस्त वैन है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? उसने पूछा। हम तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले जा सकते हैं, उसने धीरे से कहा। निकी ने धीरे से सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। उनके साथ मौजूद 4 आदमी उत्सुकता से देख रहे थे। टॉश को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उनमें से एक आदमी ने किसी से विशेष रूप से बात किए बिना कहा। वह उसे मरवा देगा। वैन ने चारों ओर बैठे आदमियों की ओर देखा। उसने पूछा, क्या तुम में से कोई उसे बताने वाला है? उन चारों ने सिर हिलाया। केवल एक बोला, टॉश ने हमें बताया था कि यह सब झूठ है। मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे सच्चाई दिख रही है। मैं तुम्हारे साथी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वैन ने बाकी तीनों पर नजर डाली। क्या आप में से कोई उसे बताने की योजना बना रहा है? उन सभी ने एक बार फिर सिर हिलाया और रास्क को उसकी नई साथी के साथ देखने लगे। उन चारों की आंखों में आशा की चमक थी। वे भी एक साथी चाहते थे। रास्क ने अपनी साथी पाकर उन्हें बताया कि वे भी एक साथी पा सकते हैं। टॉश ने सुरंगों को ज़ॉम्बीज़ की वजह से तो नहीं जलाया था? एक आदमी ने पूछा। नहीं, टोश को नीचे छिपे शहर के बारे में पता था। वह शहर वह जगह है जहां सभी इंसान और उनके साथी तब भाग गए थे जब टोश उन सबको मारने के इरादे से इस ग्रह पर आया था। उस तबाही के समय हर महिला गर्भवती थी और टोश को यह पता था, फिर भी उसने ऐसा किया, वैन ने उन्हें बताया। वह वहां छिपे सभी विवाहित जोड़ों को मारना चाहता था। उन चारों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है।